मूवी रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2014 की ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा बिफोर आई गो टू स्लिप। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें। क्रिस्टीन बिस्तर में किसी के पास जाती है। वह कपड़े लेकर बाथरूम जाती है। दीवार पर उसकी और उस आदमी की तस्वीरें हैं। वह अपने हाथ पर वेडिंग बैंड देखती है और बाहर जाती है। बेन बिस्तर पर उसका इंतजार करता है। वह बताता है कि उनकी शादी 14 साल पहले हुई थी और वह 40 की है। कपड़े पहनते हुए वह बताता है कि 14 साल पहले उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसे सब याद रखना मुश्किल हो गया। वह एक दिन की जानकारी रख पाती है, फिर सोने पर सब भूल जाती है। उठने पर उसे लगता है कि वह 20 की है। वह उस पर भरोसा करने को कहता है, पर वह डरी है। नाश्ता बनाते समय वह अपनी शादी की बातें करता है। काम से पहले बेन उसे जरूरी चीजों की सूची दिखाता है। वह नोट देखती है जिसमें लिखा है बैग पैक करना है। बेन बताता है कि वह उसे सालगिरह पर ले जाएगा। क्रिस्टीन अकेली है, सब समझने की कोशिश में तभी फोन बजता है। डॉक्टर नैश की आवाज है जो उसकी याददाश्त लौटाने में मदद कर रहे हैं। वह बताता है कि बेन को डॉक्टर से मिलने का पता न हो। वह उसे अलमारी के पीछे जूते का डिब्बा ढूंढने को कहता है। क्रिस्टीन डिब्बा खोलकर कैमरा पाती है। नैश इसे चालू करने को कहता है। एक रिकॉर्डिंग चलती है जिसमें वह अपनी याददाश्त की समस्या पर बात करती है। 2 हफ्ते पहले क्रिस्टीन नैश स्वीकार करता है कि उनका पेशेवर संबंध असामान्य है। वह उसे घर से ले जाता है और पति को बताए बिना मिलता है। क्रिस्टीन डरी हुई है। वे पार्किंग में जाते हैं। वह बताता है कि 6 महीने पहले उसे कैसे पाया। वह न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है और उसकी भूलने की बीमारी पर पेपर लिख रहा था, इसलिए मुफ्त में मदद की। जब वे कार्यालय की ओर बढ़ते हैं, डॉक्टर नैश बताते हैं कि भले ही वह उसे पहचान नहीं पाई जब उसने अगले दिन फोन किया, फिर भी उसने काम करने की सहमति दी। क्रिस्टीन ने अपने पति से मनोवैज्ञानिक के साथ काम का जिक्र किया, लेकिन वह इसके खिलाफ था क्योंकि थेरेपी ने उसे परेशान किया था। अपने कार्यालय में वह उसे कैमरा देता है और दृश्य डायरी रखने को कहता है। डॉक्टर नैश ने बताया कि 10 साल पहले उस पर क्रूर हमला हुआ था, जिससे सिर पर गंभीर चोटें आई थीं। वह उलझन में है क्योंकि बेन ने कुछ और बताया था। डॉक्टर उसे हमले के समाचार लेख दिखाते हैं और वह सोचती है कि कोई उसे क्यों मारना चाहेगा। वह बताते हैं कि इसके बारे में कोई नहीं जानता। जाते समय वह कहता है कि बेन को कैमरे के बारे में न बताएं ताकि वह अपने विचार साझा करने को मजबूर न हो। वह उसे बताता है कि कहाँ छिपाना है और सुबह याद दिलाने के लिए फोन करेगा। वह सहमत हो जाती है। रात में बेन कोको बनाता है। क्रिस्टीन बाथरूम में वीडियो डायरी रिकॉर्ड करती है। वह अपनी याददाश्त के बारे में बताती है। बेन के आने पर कैमरा छिपाकर बिस्तर पर जाती है, सोने का नाटक करती है। अगली सुबह क्रिस्टीन बेन के बगल में जागती है। वह दिखावा करता है कि वह सो रहा है। वे उसकी यादों और जीवन पर बात करते हैं। वह नहीं समझती कि वह दिन भर क्या करती है और निराश होती है। बाद में वह डॉक्टर के साथ कार में है, वीडियो देख रही है। क्रिस्टीन कहती है कि रिकॉर्डिंग के बिना वह बेन की हर बात मान लेती, जैसे कार दुर्घटना। वह सोचती है कि और क्या झूठ बोलता है। डॉक्टर नैश कहते हैं कि घर पर कॉल करना जोखिम भरा है। क्रिस्टीन कहती है कि वह हमेशा डरी नहीं रहना चाहती और पूछती है कि क्या उनका इलाज काम करेगा। डॉक्टर नैश बताते हैं कि कभी कभी घटना स्थल पर जाने से याददाश्त लौटती है, लेकिन उनका उद्देश्य विश्वास बनाना है। औद्योगिक परिसर में पहुंचकर वे केयरटेकर से मिलते हैं। वह उन्हें उस स्थान पर ले जाता है जहां उसने उसे पाया था। बताता है कि वह नग्न थी, चारों ओर एक चादर और खून से लथपथ थी। उसे कुछ याद नहीं था। कार में वह नैश से पूछती है कि वह हवाई अड्डे पर क्यों थी। वह बताता है कि वहां कई होटल हैं और शायद उसका अफेयर था। मेडिकल रिपोर्ट में हाल ही में संभोग का संकेत था। वह पूछती है कि क्या उसके साथ बलात्कार हुआ। डॉक्टर कहता है रिपोर्ट कुछ और बताती है। क्रिस्टीन को यकीन नहीं होता कि वह धोखेबाज हो सकती है। बाद में वह बाथरूम में कहती है कि उसे याद रखना चाहिए जो उसने किया। वह बच्चों की आवाज सुनती है, जांचने जाती है, लेकिन बाहर कोई नहीं। रात में नहाने जाती है। बेन आता है और उसे चूमता है। जैसे ही वे प्यार करते हैं, उसे एक निशान वाले व्यक्ति की याद आती है। वे सो जाते हैं और क्रिस्टीन को होटल के कमरे और हमले का सपना आता है। अगले दिन डॉक्टर नैश क्रिस्टीन पर परीक्षण करते हैं। वह उसे पहचान के लिए तस्वीरें दिखाते हैं। वह तस्वीरें देख परेशान हो जाती है और एमआरआई में पैनिक बटन दबाती है। बाद में वेटिंग रूम में वे बात करते हैं और वह बताता है कि कुछ तस्वीरें यादृच्छिक थीं, बाकी उसकी फाइल से थीं। वह फोटो जो वह दिखाता है उसके मस्तिष्क में अलग प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। क्रिस्टीन को नहीं पता कि फोटो में महिला कौन है, हालांकि उस पर क्लेयर नाम है। रात में बेन के साथ डिनर के दौरान वह क्लेयर के बारे में पूछती है। बेन कहता है कि वह उसे नहीं जानता और पूछता है कि क्रिस्टीन क्यों पूछ रही है।
जब वह बताती है कि उसे कुछ याद है तो वह दिलचस्पी लेता है। वह कुछ बातें बताती है, ज्यादातर फोटो से, और वह बताता है कि यह पहली बार नहीं था। क्लेयर को याद किया गया। बेन ने कहा वे कभी दोस्त थे पर अब कोई मतलब नहीं। क्रिस्टीन कहती है यह मायने रखता है। बेन चित्रों का बॉक्स लाता है। वे क्लेयर के हैं। वह पूछती है क्यों छुपाया। बेन कहता है उसकी दोस्त स्थिति नहीं संभाल सकती। क्रिस्टीन पूछती है छुपाने पर भरोसा कैसे। बेन कहता है कि वह हमेशा सब कुछ नहीं संभाल सकता। फिर वह एक नई रिकॉर्डिंग करती है जिसमें कहती है कि बेन उससे क्लेयर को छिपा रहा है और वह उस पर भरोसा नहीं कर सकती। बाद में वह देखता है कि उसने बाथरूम में क्लेयर की तस्वीरें चिपकाई हैं। डॉक्टर नैश क्रिस्टीन को फोन कर सब कुछ समझाते हैं। वह पिछली रिकॉर्डिंग देखती है जिसमें लिखा है बेन पर भरोसा न करें। फिर वह जूम इन करती है और देखती है कि पिछली तस्वीरें गायब हैं। वह गुस्से में बेन के अध्ययन कक्ष में खोजने लगती है। उसे एक चाबी मिलती है जो तस्वीरों तक ले जाती है। उन्हें पलटते हुए उसे क्लेयर की याद आती है जो बताती है कि वह गर्भवती है। वह बाथरूम में दौड़ती है लेकिन बच्चे का कोई सबूत नहीं मिलता। क्रिस्टीन अपने पेट पर खिंचाव के निशान देखती है और बेटे से हुई बातचीत याद करती है। वह बेन को बुलाती है जो तुरंत आता है। क्रिस्टीन जानना चाहती है कि उनका बच्चा कहाँ है। बेन उसे गले लगाकर बताता है कि उनका बेटा 9वें जन्मदिन से पहले मेनिंजाइटिस से मर गया था। वह एक और बॉक्स लाकर उसे बेटे एडम की तस्वीर दिखाता है। बचपन में क्रिस्टीन रोती है पर याद नहीं। तस्वीरें देख जन्म प्रमाण पत्र और नोट दिखता है। बेन तस्वीरें लेता है। बाद में क्रिस्टीन वीडियो बनाती है, कहती है कि दुख बेन के लिए नया नहीं पर उसके लिए है और यह हर दूसरे दिन नया रहेगा। क्रिस्टीन को निशान वाले आदमी का एक और बुरा सपना आता है। वह घबराकर उठती है, एडम की रिकॉर्डिंग देखती है और रोती है। क्रिस्टीन बाथरूम में तस्वीरें हटाने लगती है। वह नैश से पूछती है कि क्या वह उसके बेटे को जानता है। वह कहता है उन्होंने पहले बात की थी, शायद सब कुछ न जानना बेहतर है। क्रिस्टीन डॉक्टर से पूछती है कि क्या वे थोड़ी देर बैठ सकते हैं और क्या उसे बेन को थेरेपी बताना चाहिए। उस रात वह और बेन फिर एडम पर चर्चा करते हैं। वह पूछती है क्या वह दुर्घटना से पहले अच्छी माँ थी। बेन कहता है वह उसे बहुत प्यार करती थी। क्रिस्टीन कहती है उसे समझ है कि बेन के लिए यह कठिन है, लेकिन वह कहती है उसे बेटे से न छिपाए। वह माफी मांगता है। उस रात क्रिस्टीन को फिर बुरा सपना आता है। वह होटल में है, वहां अपने बेटे को देखती है। उसे माइक का नाम लिखा नोट मिलता है। निशान वाले आदमी की याद आती है। हमले के कुछ हिस्से याद आते हैं। क्रिस्टीन जागती है और सब भूल जाती है। वह डॉक्टर नैश के साथ कार में है। रुकते हैं, उसे माइक का नाम बताती है, वही जिसने चोट पहुंचाई। डॉक्टर उसे दिलासा देता है और चूमने झुकता है। जब वह देखती है कि उसका नाम माइक है तो उसे याद आता है कि उसने उसे मारा था, इसलिए वह भाग जाती है। वह सिरिंज लेकर उसके पीछे भागता है और पकड़ लेता है। क्रिस्टीन के फोन पर डॉक्टर नैश का कॉल आता है। वह बताता है कि उसे शांत करने के लिए शामक दिया था। उसे याद आता है। वह संदेह करता है। फोन काटने से पहले बताता है कि बेन के बारे में कुछ व्यक्तिगत समझाना है। बेन आता है, वे खाना खाते हैं। वह पूछता है कि वह किससे बात कर रही थी। वह झूठ बोलती है कि वह उसे कॉल कर रही थी। अगले दिन क्रिस्टीन डॉक्टर नैश को सुनती है कि कमजोर मरीज अपने मनोचिकित्सकों से भावनाएं जोड़ सकते हैं। मनोचिकित्सक का रोगियों के लिए भावनाएं विकसित करना कम होता है। यह गैर पेशेवर है। वह सोचती है कि वह उसकी उम्मीद है और वे प्रगति कर रहे हैं। जब वह उसे बताता है कि वह उसे सहकर्मी के पास भेजेगा तो डॉक्टर नैश को लगता है कि आगे का इलाज अनैतिक होगा, लेकिन वह उसकी प्रगति को सराहते हैं क्योंकि उसने कॉल से पहले रिकॉर्डिंग देखी थी। फिर वह बताता है कि बेन ने उसे शरणालय से नर्सिंग होम में भेज दिया। डॉक्टर ने प्रशासक से बात की जिसने बताया कि क्लेयर उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। वह उसे क्लेयर का नंबर देता है। प्रशासक ने यह भी बताया कि बेन ने 4 साल पहले तलाक दिया। बाद में क्रिस्टीन क्लेयर को कॉल कर संदेश छोड़ती है कि उसे बात करनी है। वह बेन से काम पर मिलती है। पूछने पर कि क्या वे तलाकशुदा हैं, वह नाराज होता है, लेकिन वह सच्चाई पर जोर देती है। बेन बताता है कि उनके बेटे की मौत इसका कारण है। पहले वह दूर गया लेकिन लौट आया और अब नहीं छोड़ेगा। उसी दिन क्लेयर क्रिस्टीन को बुलाती है। उसे याद आता है कि क्लेयर ने नर्सिंग होम को फोन किया था जहां क्रिस्टीन थी। वह बताती है कि उसे याद करती है और मिलना चाहती है। वे वेधशाला में मिलते हैं। घंटे में क्रिस्टीन क्लेयर से मिलती है।
क्लेयर के आने पर वे एक दूसरे को याद करते हैं। क्रिस्टीन पूछती है, क्या मैं अच्छी माँ थी? वह कहती है, हाँ, और बेन भी अच्छा पिता था। वह पूछती है, यह किसने किया? वे ड्रिंक लेते हैं। क्लेयर बताती है कि शायद उसका अफेयर था। उसने कबूल किया, पर आदमी का नहीं बताया। क्लेयर माफी मांगती है क्योंकि उसने पुलिस को बताया था। क्रिस्टीन को लगता है इसलिए बेन उससे बात नहीं करता। क्लेयर बताती है, एक्सीडेंट के बाद उसने बेन की मदद की और वे साथ सोए, इसलिए उसने उनसे दूर रहने का निर्णय लिया। क्रिस्टीन के जाने से पहले वह उसे एक नोट देती है जो बेन ने उसके लिए छोड़ा था। अगर वह इसे पढ़ और समझ पाती। पत्र में कारण बताए गए हैं कि उसने उसे क्यों छोड़ा। बेन ने कहा कि मुख्य वजह उनके बेटे की खुशी और भलाई थी, जो अब उसे ऐसे नहीं देख सकता था। बेन के घर पहुंचने पर क्रिस्टीन ने पत्र खत्म किया। वह एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वह बेन से बात कर रही है। कहती है कि जब तक वह देखेगा सब कुछ जान जाएगा, जिसमें उसके लिए प्यार भी शामिल है। बाद में क्रिस्टीन बेन को वीडियो दिखाती है और पिछले हफ्तों की घटनाएं बताती है। वह डॉक्टर नैश के बारे में बताती है और वह नाराज होता है कि उसने यह छिपाया। जब वह कहती है कि वह उसे माफ करती है और प्यार करती है तो वह उसे मारता है। क्रिस्टीन क्लेयर को कॉल कर बेन की घटना बताती है। वह कहती है कि कॉल करेगी और क्रिस्टीन को तुरंत कॉल करेगी। इस बीच वह वीडियो रिकॉर्ड करती है कि उसने उसे मारा। क्लेयर वापस कॉल कर बताती है कि बेन अकेले रहता है और 4 साल से नहीं मिला। वह बेन का वर्णन पूछती है। उनके विवरण नहीं मिलते। क्लेयर बताती है कि बेन के चेहरे पर निशान है और क्रिस्टीन को फ्लैशबैक आता है। बेन लौटता है और वह बाथरूम में जाकर निशान देखती है। जब कुछ नहीं दिखता, क्लेयर कहती है, वह आदमी बेन नहीं है। क्रिस्टीन को याद आता है कि तस्वीरें बदली गई हैं। हमले की यादें लौटती हैं। वह मदद मांगती है पर पता भूल जाती है। क्लेयर कहती है, बेन के आने पर पता लगाना चाहिए। उसे हमले की झलक दिखती है, फिर वह दरवाजा खोलती है। बेन वहां नहीं है। क्रिस्टीन सीढ़ियों से नीचे उतरती है, मुख्य प्रवेश द्वार बंद पाती है। उसे पिछले दरवाजे की चाबी मिलती है और वह बाहर निकलती है। तभी बेन उसे पकड़ लेता है। अगली सुबह क्रिस्टीन बिस्तर पर बेन के साथ जागती है। वह बाथरूम में तस्वीरें देखती है और बाहर आकर उसे बताती है कि वह कौन है। जब वह जाता है, डॉक्टर उसे बुलाकर कैमरा खोजने को कहता है। वह देखती है कि उसने बेन से प्यार करने की बात कही। फिर गाल पर चोट देखती है। फोन बजता है। बेन पूछता है, सब ठीक है? उसके पास उसका सेल फोन है। क्लेयर पाने की कोशिश कर रही है। बेन उसे सालगिरह के लिए पैक करने को कहता है। वह कहती है वह उससे प्यार करती है। बाद में नैश क्रिस्टीन को फोन करने की कोशिश करता है जब उसे मुख्य रिसेप्शन पर बुलाया जाता है। बेन दौड़कर अपना परिचय देता है। नैश क्रिस्टीन से हाल पूछता है। बेन उसे दूर रहने को कहता है। रात में बेन और क्रिस्टीन हवाई अड्डे के पास होटल जाते हैं। वह पूछती है कि क्या यह उनकी सालगिरह है। वह बताता है यह शादी की नहीं, अलग सालगिरह है। क्रिस्टीन नहीं समझ पाती कि वह उसे क्यों लाया। वह शैंपेन देता है और चाहता है कि वह हमले को याद रखे। अचानक उसे याद आता है कि वह माइक है। क्रिस्टीन पूछती है, बेन कहाँ है? माइक बताता है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। वह उसे देखभाल के लिए नकली दस्तावेजों से नर्सिंग होम से लाया। अब वह झूठ से थक गया है और चाहता है कि वह सब याद करे। क्रिस्टीन को हमले का दिन याद है। उसने धमकी दी थी कि वह उसके पति को बुलाएगी, फिर उसे पीटा। उसे एहसास होता है कि वही हमलावर था। वह कहता है जो हुआ उसके लिए खुद से नफरत करता है और विनती करता है कि वह न जाए। क्रिस्टीन डरी हुई है। उसे उस रात की बातें याद हैं। माइक विनती करता है लेकिन फिर देखता है कि क्या वह जाएगी। जब वह जाती है तो वह उसे फिर मारता है। वह कहता है या तो साथ जाएंगे या बिल्कुल नहीं। फिर वह कैमरे से सब रिकॉर्डिंग मिटाने लगता है और कहता है कि वह आजाद है। माइक उसे चूमने को कहता है। डर के मारे वह ऐसा करती है। वह कहता है कि उसे बेन और एडम को भूलना होगा क्योंकि वे उसे भूल गए हैं। क्रिस्टीन समझती है कि एडम मरा नहीं है। वह उसे पीटना शुरू कर देता है। वह वापस लड़ती है लेकिन वह उसे काबू में कर लेता है और गला घोंटने लगता है। क्रिस्टीन उसे चाकू मारती है और भागने की कोशिश करती है लेकिन वह फिर पकड़ लेता है। आखिरकार वह उसे अक्षम कर कमरे से भाग जाती है और फायर अलार्म चालू करती है। एम्बुलेंस और पुलिस होटल को घेरती है। क्रिस्टीन एम्बुलेंस के पीछे नया वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वह अपने साथ हुई घटना बताती है। बाद में डॉक्टर नैश उसके अस्पताल के कमरे में जाता है, उसे जगाता है और बताता है कि वह कौन है। वह कहता है कि वह दोस्त के रूप में वहां है, डॉक्टर के रूप में नहीं, क्योंकि उसे देखभाल करने वाले की जरूरत है। क्लेयर उसे घर ले जाएगी। वह पूछता है क्या उसे क्लेयर याद है। क्रिस्टीन कहती है हाँ। नैश कहता है माइक को जेल में रहना होगा। फिर बताता है एक आगंतुक है जो इलाज में मदद कर सकता है। नैश पलटती है। बेन, उसका असली पति, दरवाजे पर है। डॉक्टर नैश उसे अंदर आने देते हैं।
वह उसके पास जाता है और कहता है कि वह उसका बेन है, कभी नहीं रुकता।